नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन अपर्चर स्टूडियो। आज तीसरा एपिसोड हमारे पॉडकास्ट का ये यहाँ से रिलीज हो रहा है और आप सभी इतना प्यार हमारे पॉडकास्ट को दे रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हमारा हर एक एपिसोड वाइज एपिसोड उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कंटेंट वाइज, इंस्पिरेशनल वाइज। आपको हर तरह से हम एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, एचएएस ज्योति राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नमस्कार। वर्तमान में ये एडीएम शिमला में अपनी सेवाएं दे रही है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, क्योंकि आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि कोई अगर आप हायर डिग्निटरी को अप्रोच करते हो तो पहली बात तो मैम को अप्रोच करना बहुत ईजी है, मैं दर्शकों को बता दूं। क्योंकि अगर आपका कंटेंट, अगर आपकी सोच अच्छी है किसी चीज़ को पीछे, तो मैम ऑलवेज हेल्पिंग इनका नेचर रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत मैम एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका। और शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि सब जानना चाहते हैं, जब हम ऐसे अधिकारियों के साथ बैठते हैं या सुनते हैं उनको, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे, तो सब जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि हाउ इट स्टार्टेड। शुरुआत में मेरे पिताजी एक आईपीएस अधिकारी थे और स्कूलिंग मेरी हिमाचल की अलग-अलग जगह पे हुई जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी। और उसके बाद कॉलेज करने के लिए मैं चंडीगढ़ गई। अब बाय चांस या बाय डिफ़ॉल्ट कहिए, वहाँ पर जाकर मैंने मिस चंडीगढ़ कॉन्टेस्ट जीता। ओह। वो अपनी मर्ज़ी ने से नहीं था, वो अलग कहानी है कि फ्रेंड्स ने फॉर्म भर दिया, हम चले गए। वो लकीली जीत गए। उसके बाद कुछ देर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े तो मॉडलिंग की। That's Later I delish. appeared in the Femina Miss India also and I Oh, was in the first that's 5 really and पर मेरा हमेशा से था कि मुझे पब्लिक सर्विस ही करनी है। फिर आईएएस का एग्जाम दिया, एचएएस का एग्जाम दिया। आईएएस के एग्जाम में आई गॉट सिलेक्टेड इन द अलाइड सर्विसेज। हियर आई गॉट सिलेक्टेड एज अ तहसीलदार। सो आई मैंने चुना कि मैं अपनी ही स्टेट में रहूं। तो मैंने ज्वाइन किया, फिर एचएएस अधिकारी बनी, अलग-अलग अपॉइंटमेंट्स में रही। एक आर्मी ऑफिसर से मेरी शादी हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया, एक बेटा और आज मैं एडीएम शिमला और आपके समक्ष हूँ। तो दर्शकों को ये बहुत जान के खुशी भी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हमें भी पहली बार पता लग रही है कि मैम जो है मॉडलिंग के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी नाम रहा है। मतलब अगर इनके पास ऑप्शन उस वक्त थी मॉडलिंग की, तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मैम कि मोस्टली हम देखते हैं कि एक ग्लैमर इंडस्ट्री है। जब आप मॉडलिंग में गए, सिलेक्ट हुए, मिस इंडिया इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, तो उसमें आपको लगा कभी कि मुझे या सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करनी है, या आपको स्टिक उसी फील्ड में रहना है? क्योंकि ग्लैमर होता है, एक यंग एज होती है, आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा फेम मिलेगी। जी, एक्चुअली किसी भी प्रोफ़ेशन के लिए ज़रूरी होता है एप्टीट्यूड। आपको अपना एप्टीट्यूड मालूम होना चाहिए कि आप कौन-सा काम करके खुश रहते हैं और किसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे कहीं न कहीं शुरू से ये था, एक फीलिंग थी कि मुझे पब्लिक सर्विस में ही रहना है। चाहे वो अपने घर का माहौल देखकर, बिकॉज़ घर में ज़्यादातर लोग अधिकारी या सरकारी सेवाओं से ही जुड़े हुए थे। ग्लैमर में जैसे मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट चले गए, काफ़ी अच्छा फ़ील्ड है वो जिसका एप्टीट्यूड हो। एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे यहाँ की बजाय अगर मैं वहाँ कंटिन्यू करती तो फिर शायद बहुत देर हो जाती। तो एग्ज़ाम्स में अपीयर होना था। तो मैं एक ऐसे वक़्त में छोड़ के, लोग जनरली 21 साल की उम्र में जॉइन करते हैं, मैं उस एज में छोड़ के आ गई थी। थैंक यू सो मच मैम। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हर पेरेंट्स का एक सपना होता है। पहले पेरेंट्स का सपना होता है, बच्चों का बाद में सपना होता है। पेरेंट्स का सपना ये होता है कि आप देखते हो कि कोई आपके जैसे, लकीली यू हैव गॉट कि आपके फैमिली में ही ऐसा एनवायरनमेंट मिला, या ऐसे आप बॉर्न ही ऐसी फैमिली में हुए जहाँ पे ऑलरेडी लोग इस सर्विसेज में थे, जी। तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता होगा इस फील्ड में। लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग तैयारियां करना चाह रहे हैं, एचएसओ, आईएसओ, आईपीएस, हुँ। इन सब की तैयारियां जो करना चाहे, उनकी बिगिनिंग कहाँ से, किस एज ग्रुप से आप चाहोगे कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपकी सोच उस तरफ है? अगर आप पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं तो वैसे तो स्टार्ट करने की या सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
कुछ लोग बहुत अर्ली एज से तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बहुत लेटर स्टेज पे इवन Exactly. ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बात सोचते हैं इस बारे में। तो बात वही है कि आप अपना सबसे पहले जान लें कि आप सही में सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं किस मकसद से। आपका पर्पस सर्विस करना है या फिर आप उन सर्विसेज से रिलेटेड ग्लैमर, प्रिविलेज या सोशल फैसिलिटीज, स्टेटस सोशल स्टेटस की वजह से जा रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ फिर जो तैयारी है वो आपको अपनी स्टडीज़ में, अपने जनरल एप्टीट्यूड में और जिस भी सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं उसका सिलेबस समझिए और ये समझिए कि एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें एप्टीट्यूड बेस्ड हो चुकी हैं। आपकी नॉलेज तो काम आती ही है लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी इसमें भी बहुत रोल है, क्योंकि आईएएस लेवल पे भी और एचएएस लेवल पे भी एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेंड है, वो काफ़ी चेंज हुआ है पिछले काफ़ी सालों में। क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली आज की जनरेशन हम देखें तो सोशल मीडिया पे है सब लोग, पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे। हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं थे, तो एक सोशल स्टेटस के लिए भी हमने देखा है अमूमन बच्चों को फोर्स किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सोशल स्टेटस पड़ोसियों को दिखाना कि हमारा बच्चा ये इस लाइन में जा रहा है या मेडिकल लाइन में जा रहा है या आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, तो पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आपका यहाँ पे रहेगा ऐसे सिचुएशन में? आपने अभी कुछ समय पहले सपनों की बात की थी। सपने 2 तरह के होते हैं, एक इम्पोज्ड ड्रीम्स और एक वो जो आप खुद के लिए सोचते हो। पेरेंट्स जनरली 2 बातें कहते हैं कि मैं नहीं बन पाया इसलिए बनो और Exactly, या मैं बन गया हूँ तब तो ज़रूर ही बनो। बनना ही है। आई थिंक दोनों ठीक नहीं है। जो सपना है या जो अपनी एबिलिटी है, बच्चे को उसको जानने में और उभारने में पेरेंट्स का रोल ज़्यादा होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स गलत करते हैं कि कोई सो कॉल्ड प्रेशर है या उन्हें कह रहे हैं कि हो सकता है उनको उसमें वैसी काबिलियत दिखती हो। लेकिन अगर बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़ने में ही खुश नहीं है, तो उससे रिलेटेड प्रोफ़ेशन में आगे जाकर वो किस तरह का पर्सनैलिटी बनेगा, ये हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बने तो अच्छा है, तो ऐसे ही ये ट्रेंड की तरह ही चलता है। उससे कंसल्ट नहीं किया जाता है बच्चे से अच्छे से कि आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। सी जैसे मैंने पहले कहा, पेरेंट्स कभी बच्चे का बुरा तो चाहेंगे नहीं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ढूँढते हैं कि यदि इसी प्रोफ़ेशन में जाएगा तो एक तरह से लाइफ़ सिक्योर हो जाएगी। एग्जैक्ट। इस पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि साहिल के सुकून से किससे इनकार है, लेकिन तूफ़ानों से लड़ने का मज़ा कुछ और है और तूफ़ानों से वही लड़ते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास है। वो विश्वास जगाइए बच्चे में। जो अभी आप करंटली जो हुँ। आप देख रहे हो, आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जी। आप देख रहे हो, इस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये पहले तो क्या होती है चीज़ें, क्योंकि और दूसरी चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करूंगा क्वेश्चन कि मोस्टली लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है, डीएम की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि नाम ही कहता है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को इंश्योर करना कि सब कुछ सही रहे, हर चीज़ कानून के हिसाब से हो। कोई कहीं पे जैसे कोई अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कहीं पे किसी सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई दिक्कत आ रही है, उसे एड्रेस करना और पुलिस के माध्यम से उस चीज़ को एनफोर्स करवाना। क्योंकि बेसिकली ग्राउंड पे तो पुलिस काम करती है, एग्जैक्टली, मैजिस्ट्रेट का काम है उसे गाइड करना गाइड कर। और इंश्योर करना कि सब चीज़ें कानून मुताबिक हो। प्रोटोकॉल में आप देखते हैं कि हर तरह का, जिस तरह की हमारी वीआईपी मूवमेंट है, शिमला में तो ज़्यादा रहती है। बीइंग द कैपिटल सिटी एंड द शिमला डिस्ट्रिक्ट वैसे भी बहुत बड़ा है। तो प्रोटोकॉल में हम देखते हैं कि हर एक को उसके पदानुसार उसे प्रोटोकॉल दिया जाए। इसके साथ मेरे पास है रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बीइंग एडीएम प्रोटोकॉल, आई एम आल्सो द सीईओ ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल ऑफ शिमला। इसमें जितनी भी प्राकृतिक या मैन मेड जितने भी डिज़ास्टर होते हैं, उन सबको मैनेज करना अलग-अलग एजेंसी के थ्रू, चाहे वो पुलिस, होम गार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इस सबको हम, जैसे शिमला में 2023 में शिव बावरी वाला इंसिडेंट हुआ या 2024 में रामपुर समेज में जो फ्लैश फ्लड्स हुए, ये सारे इंसिडेंट्स इस तरह के, पिछले साल भी जिस तरह से बहुत बरसात में नुकसान हुए, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना। तो मैम थोड़ा सा आपकी थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाएंगे हुँ। कि आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई और आपका कहाँ कहाँ टेन्योर कितने सालों का रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा।
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत फ्रूटफुल रहा है। मैं रही हूँ पोस्टेड नाहन में, सोलन में, एसटीएम नाहन रही हूँ, एसटीएम मनाली रही हूँ। काफ़ी टाइम मेरे पास एडिशनल चार्ज रहा है सुपरिटेंडेंट जेल्स ऑल्सो, नाहन में भी, ओके, इधर कैथू एंड कंडा में भी। आई थिंक आप हिप्पा में भी हिप्पा में मैं एज एडिशनल डायरेक्टर रही, जहाँ पर जो हमारे एचएएस के लोग क्लियर करके आते हैं आते हैं, और ट्रेनिंग्स जो हिमाचल कैडर के आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग को हम लोग देखते थे। तो उसके बाद फिर कुछ समय में सेक्रेटरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रही। तो जनरली मेरा टेन्योर 2 से 3 साल का रहा हर जगह। तो मैम आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कोऑर्डिनेशन, पुलिस और आपके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, कभी ऐसा होता है कभी उसके ऊपर कोई ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कई बार एडजस्टमेंट करनी पड़ गई हो, या कोई कई बार ऐसे भी हमने सुनने को आता है कि सोशल मीडिया पे तो चीज़ें ऐसे उजागर की जाती है कि ईगो क्लैश हो गई, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, और उस बीच पब्लिक ही सफ़र करती है इवेंचुअली। सबसे पहले आपने अगर बात की पॉलिटिकल प्रेशर की, मैं ऐसा नहीं मानती। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एंड जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता की आवाज़ या उनके कार्य जो भी होने हैं वो हम तक पहुंचाना और सुनिश्चित करना कि वो सही समय पर और सही तरह से हों। तो हम एक तरह से जिम्मेदार हैं उनके लिए, उनके प्रति भी और जनता के प्रति भी। और जहाँ ईगो क्लैश की बात आई, तो ईगो क्लैश नहीं कहूँगी मैं उसे, सिर्फ कई बार कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं। ज़रूरी होता है उस सिचुएशन में उस गैप को फिल करना। नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे उसको प्रेज़ेंट किया जाता है एक गार्निश करके, लोगों को परोसा जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि विक्रमादित्य सिंह के कुछ बयान तोड़-मरोड़ के कुछ ऐसे पेश किए गए कि आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र को लेके या उनके वर्किंग कल्चर को लेके, तो वो भी काफ़ी चीज़ें वायरल हुई हिमाचल के अंदर। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पर मैं इवन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा-सा समझदारी फैक्ट से चेक। और बैलेंस्ड अप्रोच रखें। और ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ को, जैसे आपने कहा, गार्निश करके पेश करना, कई बार पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। तो मैम सोशल मीडिया की बात चली तो आज की डेट में हर इंसान सोशल मीडिया पे है। और फ़ोन एक ऐसा माध्यम, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि वहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन मीन्स कि एआई का ज़माना है, लाइटनिंग स्पीड में आपके पास अवेलेबल हो जाती है चीज़ें, को चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन इज़ ऑल्सो देयर। हुँ। तो उस चीज़ को आज के युवाओं को, युवतियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि सोशल मीडिया का प्रयोग करना ज़रूरी है, नेसेसिटी भी माना जाता है, लेकिन किस वे में यूज़ करना? सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो हुआ, वो हम सबको सशक्त करने के लिए हुआ था, और किया भी है। आज की डेट में हम जितने कनेक्टेड हैं हर एक से, चाहे वो हमारे नोन लोग हों या ऐसे लोग हों जिन्हें हम जानते भी नहीं, कनेक्ट करने के लिए बहुत पावरफुल है। लेकिन जब आप उस सोशल मीडिया की वजह से खुद की वैलिडेशन ढूँढने लग जाएँ, वो आपको कहीं न कहीं इनसिक्योर करता है। मैंने देखा है यंगस्टर्स को, इवन बाकी लोगों को भी, कि वो ये देखने में परेशान हो जाते हैं कि मुझे कितने लाइक्स मिले, एग्ज़ैक्टली। मुझे कितने कमेंट्स मिले, मेरी व्यूअरशिप कितनी है। अगर आप इस मोह जाल में फँस गए, तो फिर वो आपको इनसिक्योर करेगा, और एक तरह से जो टूल बना था सोशल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, टूल होने के बजाय आप खुद उसके गुलाम बन जाएँगे। उसे अवॉइड करें। हमने भी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसपे एक्चुअली अपर हिमाचल में एक डिबेट छिड़ गई है कि किसी सोशल इवेंट में किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एज़ अ चीफ गेस्ट बुला लिया। हुँ। तो वहाँ पे ये बहस छिड़ गई कि इन्होंने किया ही क्या है देश के लिए या प्रदेश के लिए, इन्होंने किया ही क्या? क्यों ये एज़ अ चीफ गेस्ट क्यों आ रहे हैं? वो 2 गुटों में बँट गए हैं। तो पहले तो एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलग चीज़ है, कंटेंट क्रिएटर अलग चीज़ है और एंटरटेनर अलग चीज़ है। इन तीनों को आप एक ही अगर कंसीडर करेंगे, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे तो इन्फ्लुएंसर का मतलब कुछ और होता है, जो सच में इन्फ्लुएंस करते हो, या कंटेंट जिसका सच में वाक़ई ऐसा कंटेंट होता है जो हेल्पफुल है, लोग जिससे मदद ले रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये मेरा बिल्कुल पर्सनल पर्सपेक्टिव है। चीफ गेस्ट किसी को बुलाना
जो ऑर्गेनाइज कर रही है संस्था, उनकी इच्छा है वो कि जिसे वो सम्मानित करना चाहें, ये एग्जैक्टली। बिल्कुल उन पर है। और एंटरटेनर हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, अपनी तरह से सब लोग कुछ ना कुछ एक तरह से कंट्रीब्यूट ही करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एंड जैसे आपने कहा कि उसकी रेलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, वो डिसाइड करना तो हमारी जो प्रबुद्ध जनता है उनके हाथ में। यदि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी भी तरह के उससे, तो हाँ, मोस्टली उस पे जी, ये ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि वो नाचने वाले, वो गाने वाले, वो क्या क्रिएट इन्फ्लुएंस करेंगे। नाचना भी एक कला है, नाचना एक कला है, नाचना एक गाना कला एक है। कला मुझे है। नाचना हमारे नहीं आता, किसी को भारतीय नाचना मुझसे संस्कृति अच्छा आता है। कला से भरपूर है। तो एग्ज़ैक्टली। मुझे उन लोगों पर समहाउ हैरानी होती है जो किसी भी तरह के व्यवसाय को किसी छोटे या बड़े दर्जे के अंदर बांधने की। कैटेगराइज़्ड कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक प्रोफेशन की अपनी एक इसका सम्मान है, उसकी एक अपनी इंटेग्रिटी है। अभी शिमला के अंदर हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और एक ये भी एक ट्रेंड है कि कोई एक मज़दूर का बच्चा भी होगा, मज़दूर वो चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। वो उसका रीज़न साफ़ है कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएँ, वो पढ़ाई, वो उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है हिमाचल के अंदर। तो इस बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। और दूसरी चीज़ मेरा इसी में ऐड ऑन क्वेश्चन है कि शिमला में हम देखते हैं कि अगर 2-4 स्कूल छोड़ दिए जाएँ, नामी-गिरामी जो स्कूल है, उनके अलावा किसी भी प्राइवेट स्कूल के पास प्लेग्राउंड नहीं है। तो हम जहाँ बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन की, हमारे बच्चे कहीं न कहीं उस एक्टिविटीज़ को करने में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया, वहाँ पीछे रह जाते हैं। एकेडमिक में आगे है, लेकिन फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल जब हम बोलते हैं कि लोग नशे की ओर ना जाए, फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दें, तो उसके लिए सुविधाएँ होना भी ज़रूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा। आपने अभी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएँ नहीं हैं या हम वहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। आपने लगता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंटली देखा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की सुविधाएँ हैं वो शायद प्राइवेट स्कूल्स में भी ना हो। टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं, एक माहौल और एक अवधारणा कहूँगी मैं, अवधारणा बना ली एग्ज़ैक्टली। गई है कि वहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट इट्स नॉट द टीचर हू टीचेस, इट्स द स्टूडेंट हू लर्न्स। और जो आपने प्लेग्राउंड्स की बात की, हाँ, है हमारी ये हिमाचल का टेरेन ऐसा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेग्राउंड्स नहीं है। इसमें बात स्कूल या किसी और संस्था की होने के बजाय हमारे टेरेन से ज़्यादा रिलेटेड है। क्योंकि प्लेन्स में आप देखिए हर जगह ही मैदान है। मैदान। हमारे यहाँ पे मैदान या तो कम है या फिर उसे क्रिएट करने के लिए जो अ, स्लोप्स हैं वो इतनी सूटेबल नहीं है। लेकिन जो मैं बच्चों को मैं इतना ही कहूँगी कि जहाँ पे भी अवेलेबल है, उसका पूरा उपयोग करने की ज़रूर कोशिश करें। यदि आपको नहीं मिल पा रहा उसके लिए कोई ज़रिया, तो आप यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी ऑफ़िसर से या कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि नियरेस्ट वो किस तरह के स्पोर्ट में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे नज़दीक कौन-सी चीज़ अवेलेबल है। कई बार ज्ञान नहीं होता कि कौन-सी चीज़ एक्सेस की जा सके। तो मैम, हम सभी ने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, आपके एक संडे टॉक्स आती है, तो बहुत सारे लोग उसे देखते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। एक तो ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ जैसे जो मकाम आप अपनी लाइफ में हासिल कर चुके हो, उसके बाद कभी ऐसा लगता है एक रिलैक्स मोड या कंफर्ट ज़ोन में आप आ चुके हो कि यार अब कौन ये सब करे या ये सब करे? बिकॉज़ हम अभी आपको देखते हैं, आप वैसे ही एक्टिव हो, हुँ। वैसा ही आपका रोल सोशल मीडिया पे हो या आप जो अभी सेवाएँ दे रहे हो उस पे हो। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये चीज़ें? मैनेजमेंट आई थिंक लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ैक्टली। आप किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जल्दी और ज़रूरी। कौन चीज़ जल्दी करनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बैलेंस आउट अगर कर प्रायोरिटी। लिया। और जहाँ तक आपने कहा कि कोई वो रिलैक्स्ड मोड में कब जाना चाहिए किसे, तो फिर से इतना ही कहूँगी कि रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में। मंज़िल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएँ। तो आपका मैम पूरा बैकग्राउंड जैसे आपने कहा, एक सीरियस सॉर्ट ऑफ रोल होता है एक, जो आप जिस पोजीशन पे अभी हो, और आपका घर का माहौल भी वैसे ही रहा है, आपके जो पेरेंट्स रहे या आपके हस्बैंड रहे वो भी कहीं ना कहीं ऐसी लाइन से जुड़े हैं जहाँ पे एक डिसिप्लिन को ज़्यादा वो दिया जाता है।
तो ऐसे माहौल में लाइट माहौल कैसे होता है? आई एम वंडरिंग कि घर में भी ऐसे सीरियस रहते हैं लोग बिल्कुल भी नहीं। कि घर में आप एक माँ हो तो माँ की तरह, या फिर लेकिन जो लोग जो सीरियसनेस देखते हैं मुझे ना समझ सोशल, नहीं आई कि सीरियसनेस क्यों? डिसिप्लिन का मतलब ये थोड़ा है कि दुखी तरह से जिया जाए। डिसिप्लिन इज नॉट इक्वल टू दुखी रहना। यू नो, बीइंग लाइवली, आई थिंक ज़्यादा लाइवली वो लोग होते हैं जो ज़्यादा डिसिप्लिन से रहते हैं, क्योंकि अगर आप इनडिसिप्लिन्ड होंगे तो आपको लाइवली रहने के टाइम आपको चिंता हो जाएगी कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं फिर हुआ। भी जैसे आप कोई एक डेजिग्नेशन कैरी करते हो ना, तो उसके साथ एक एटीट्यूड आ जाता है जो एक नेचुरल है भी, जो एक एचएएस ऑफिसर्स का होना भी चाहिए। आपको एक लग है रहा ना, है मेरे में एटीट्यूड? नहीं मैम वो वाला एटीट्यूड नहीं, एक वर्किंग जो होता है ना, अच्छा, एक कि आपको प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म जो होता है जी, ना, वो मेंटेन करना बहुत है। यू कैन नॉट बी कैजुअल विद एनीवन। आपका डेजिग्नेशन है ना, आपको अपना वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना जी। पड़ता है, आपको एक प्रोटोकॉल जो है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बट सेम चीज़ जो होती है ना, आप जैसे आप वर्किंग हो, फिर आप घर आए, फिर घर में भी वैसा माहौल आई डोंट थिंक वैसा होता होगा, क्योंकि हमने आपकी संडे टॉक्स में भी देखा कि काफ़ी लाइट वो चीज़ें रहती है। घर में माहौल बहुत नेचुरल और लाइट रहता है। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मोस्टली वो उनकी पोस्टिंग्स बाहर रही, बच्चे मेरे साथ ही रहे। और क्योंकि मैं खुद बहुत बिज़ी रहती थी इस प्रोफेशन में, पर मैंने हमेशा कोशिश ये की कि उनको क्वालिटी टाइम ज़रूर दूँ। और उस क्वालिटी टाइम में उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किसी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तब होती है जब उन्हें ये भरोसा हो कि मम्मा या पापा जब भी हमें ज़रूरत है हमारे साथ हैं, हमारी बात समझते हैं। और वो चीज़ किसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के बजाय एक फ्रेंडली माहौल में ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो वैसा माहौल घर में हमेशा मुझे खुद भी मिला था, और मैंने कोशिश की कि मेरे बच्चों को भी वही मिले। तो मैम जैसे आपका बिजी स्केड्यूल रहता है, हम देखते हैं अक्सर, आज भी आप संडे के दिन भी आप बिजी थे, तो उस बीच में टाइम कैसे मैनेज होता है? बच्चों के लिए टाइम देना ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा अगर कुछ फेम आ गई या पैसा आ गया या आप एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया, तो आप मेड्स रख लेते हो, बच्चों के लिए मेड्स रख लिए, या और भी चीज़ों के लिए आप हाउस हेल्प रख ली। कोई जो एक नेचुरल कनेक्ट होता है बच्चे और माँ का या हस्बैंड और वाइफ का, उसके लिए कैसे मैनेज करते हो? उसके लिए टाइम कैसे निकालते हो बिजी शेड्यूल से? टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा समय ही बिजी हो, इट्स ऑल अबाउट क्योंकि विलिंगनेस। जनरली तो ऑफिस आवर्स तो 10 to 5 रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, या कोई वीआईपी मूवमेंट है, या कोई ऐसा काम है जिस स्पेशली जैसे इलेक्शन टाइम्स होते हैं। उसके अलावा तो बच्चों के लिए, आप हस्बैंड के लिए टाइम आराम से मिल जाता है। और बात वही है कि आप जो टाइम अवेलेबल है उसमें कितना क्वालिटी कनेक्ट करते हो। अपने बच्चों के लिए मोस्टली खाना मैंने खुद बनाया हमेशा, क्यों मैं आई एम अ वेरी गुड कुक। मुझे ऑफिस से आती सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ, चाहे घर में हेल्प हो या ना हो। तो आई हैव बीन लकी कि हाउस हेल्प मुझे हमेशा मिल जाती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को देखने के लिए हाउस हेल्प तो चाहिए। लेकिन कोशिश मेरी हमेशा रही कि उनके लिए कुक मैं खुद करूं। और आज भी बच्चे जैसे आते हैं अपने हॉस्टल से, तो सबसे पहले खाना देखते ही बता देते हैं कि मम्मा ने बनाया या नहीं, और मम्मा ने नहीं बनाया तो वेट करते हैं। वो टेस्ट से पहचान लेते टेस्ट से कि मम्मा पहचान। ने बनाया है। जी बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। हिमाचल के अंदर अभी हम करंट सिनेरियो देखें, एआई का ज़माना है। पहली चीज़ तो हिमाचल अभी तक बिजली बेच के पैसे कमा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि एआई के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास वो अवेलेबल है। एआई के लिए चाहिए आपके पास बिजली हो 24/7, वो हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड थिंग, एआई के लिए चाहिए होती है क्लाइमेट, वो सूटेबल क्लाइमेट है। तीसरी चीज़ चाहिए होती है लैंड, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है हिमाचल के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी स्टेट्स। और चौथी चीज़ जो चाहिए होती है वो है यूथ, वो है एम्पावरमेंट, जो आपकी इसके लिए जो वर्किंग जो मैन पावर चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, हम लगभग 1500 करोड़ के आसपास अर्न करते हैं बिजली से हिमाचल में, जो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्या हिमाचल सिर्फ यही करता रहेगा कि एक कंफर्ट जोन में आ गया कि हमारे को ये अर्निंग हो रही है? क्योंकि एआई का ज़माना है। अदर स्टेट हम देखें कि हमारे युवाओं को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ रहा है।
बेंगलोर जाना पड़ता है या आईटी हब जो है हमारा गुरुग्राम में, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से हिमाचल से युवा हिमाचल के अंदर काम करे, हिमाचल इसमें आगे एआई जो इकोनॉमी है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, इसके लिए कोई सरकार के या प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं? सरकार के स्तर पे हमेशा कोशिश ये रहती है कि किस तरह नए अवसर ढूंढे जाएं और प्रदान किए जाएं, स्पेशली यूथ को। इस दिशा में भी डेफिनेटली काम हो भी रहा है और आगे फ्यूचर में भी होगा। जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं इसकी, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपने सारी चीज़ें अभी मेंशन की, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस दिशा में भी अच्छा काम करेंगे। और एक दिन आएगा शायद जब हिमाचल से यूथ बाहर जाने की बजाय दूसरी स्टेट से यहाँ आकर लोग, क्योंकि यहाँ का जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट ज़्यादा सूटेबल है। जी मैम, तो यही अभी हमने देखा भी आईआईटी मंडी में, वहाँ पे काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। एक एमओयू साइन हुआ है एयरफोर्स के साथ, तो एक उस पर भी टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे एक कोर्स भी एमबीए इन टेक्निकल चीज़ों में, वो भी एमबीए भी वहाँ पे करवाई जा रही है। स्कूल कॉलेजेस में अब टेक्नोलॉजी के ऊपर हर चीज़ करिकुलम का पार्ट बन चुका हुआ है। एग्जैक्टली। तो इस पे मैम अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए था कि हमने अभी देखा रिसेंटली कि बजट पेश हुआ है, तो हिमाचल के लिए जब बजट हमने देखा, हम सब देखा, थोड़ी उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई, पॉलिटिकल उस पर वो बहस बसाई हुई, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया तो उसमें एक हिमाचल के लिए सरप्राइज़ था कि आरडीजी जो है वो हटा दी गई। तो कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार उस पे काफ़ी निर्भर थी, क्योंकि काफ़ी समय से उनको मिलता आ रहा है वो फंड। तो एक तो पहले ही हम नेचुरल क्लाइमेटी या इससे बहुत पिछड़ चुके हैं, फाइनेंशियली हमारे पास काफ़ी बैकड्रॉप्स है इस चीज़ में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन था, क्योंकि हिमाचल के अंदर कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। हिमाचल को आप देखिएगा, आत्मनिर्भर होते बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई परेशानी या चैलेंज आता है उस वक्त अपना रियल पोटेंशियल हर कोई रियलाइज कर लेता है। वो हमने देखा भी है, अभी जो नेचुरल क्लाइमेटीज हुई तो एक हिमाचल एक हो जाता है। और इस फील्ड में भी एआई हेल्प करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं या लैंडस्लाइड्स होते हैं, उस पर भी एआई टेक्नोलॉजी से अगर काम किया जाए तो हमारे को एडवांस जो उस पर चेतावनियाँ मिलती है, उस जरिए से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैम आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो हम अक्सर देखते हैं कि अब तो जगह जगह पे ऐसे प्रोत्साहन, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जहाँ पे महिलाओं को आगे लाया जाए, और स्कूल कॉलेजों में भी हम देखते हैं कि महिलाओं को अलग से थोड़ा इनकरेज किया जाता है चीज़ों को लेके। तो आप बीइंग अ वुमेन, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो कि आपको एक हाउस होल्ड ही नहीं है, जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि अर्नर जो है मेल ऑफ द फैमिली होता है, और हाउस होल्ड्स जो है सारा फीमेल के भरोसे है, चाहे वो वर्किंग भी है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? महिला से ज़्यादा सशक्त कौन होगा जो जन्म देने का जिसे एक वो ब्लेसिंग दी है बनाने वाले ने। जहाँ तक इस बात पे मैं कहूँगी, जो आपने हाउस होल्ड की बात कही, तो मैं सबसे ज़्यादा सम्मान तो होम मेकर्स का करती हूँ, क्योंकि वो घर दे, चाहे होम मेकर मेल है या फीमेल, क्योंकि वो घर को देखते हैं, इसी वजह से दूसरा जाकर बाहर मोस्टली फीमेल ओके, एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग बैड अबाउट इट। तो जो वो एक्चुअली सक्षम बनाते हैं दूसरे को कि वो बाहर जाकर अर्न कर सके। और आजकल जो ट्रेंड बन रहा है, अब तो घर में दोनों ही काम करते हैं, और हाउस होल्ड भी धीरे धीरे पुरुषों ने भी देखना शुरू कर दिया है। इवन मेरे हस्बैंड किचन में पूरी हेल्प करते हैं जब भी वो छुट्टी पर हों। हम बात करें महिलाओं पे, बच्चों पे, सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट बच्चों पे सबसे ज़्यादा इसका हम देख रहे हैं अभी भी, कि एक तो है इस पे आपको ऑनलाइन थ्रेट्स इस पे इंक्लूड है, और न्यूडिटी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इंस्टाग्राम ये सब में बच्चे, आज की जनरेशन बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इसमें इस चीज़ का आप कैसे मैसेज देंगे यूथ को, स्पेशली जो
किसी ऐसे कोई लिंक आ गया, उस पर क्लिक कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है अनजाने में। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, अपने पेरेंट्स तो खुद बिजी हो गए हैं सोशल मीडिया पे, तो वो उतना ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है एग्जैक्टली। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। अभी हमने नोएडा के अंदर एक केस देखा, 3 लड़कियों ने सुसाइड किया। वो कोरियन किसी वेब सीरीज से इंस्पायर होके उन्होंने, उनसे उनके फादर ने फ़ोन ले लिया, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारी दुनिया ही ख़त्म है। क्योंकि और उनको पेरेंट्स को इतना पता नहीं कि वो इतना इस लेवल तक इन्वॉल्व हो चुके हैं इस सीरीज़ में। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और कैसे? आपके प्रश्न का एक्चुअली उत्तर आपके प्रश्न में ही था, जो आपने कहा कि पेरेंट्स को मालूम ही नहीं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का बच्चों के साथ कनेक्ट जो छूटता जा रहा है, अपने बच्चों के साथ भी और उनका अपने पेरेंट्स के साथ भी। हमारे बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं बहुत निगलेक्टेड फील करते हैं आजकल। इस कनेक्ट को जहाँ जहाँ छूटने दिया है, तो वो जो वैक्यूम आता है तो उसको गलत चीज़ें ही भरती हैं हमेशा। सोशल मीडिया फिर एक टूल ना रहकर एक मास्टर बन जाता है। मेरा इसमें सबके लिए यही कहना है कि जैसे आपने कहा, किसी गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, या आप किसी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए, आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ब्लैकमेल हो रहे हो, ब्लैकमेलिंग। डरिए मत उस चीज़ से, बात करिए अपने पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स से नहीं कह सकते तो किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी हेल्पलाइन वाले को आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप उस ब्लैकमेल का शिकार होते चले जाएं और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से लौटना संभव ना हो। और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। शर्म उसे आनी चाहिए जो एक्सप्लॉइट करता है किसी को। जो किसी तरह से अनजाने में एक्सप्लॉइट हो गया, वो क्यों शर्मिंदा हो। तो ये शर्म और डर के उससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने हर चीज़ में लोगों को डरना और शर्माना सिखाया है। किसी चीज़ को डील करना, फेस करना जिस दिन सीख गए, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई ब्लैकमेल की नौबत रहेगी। और इस केस में कई बार जो बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनको वो शेयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से। कहीं ना कहीं एक डर होता है कि हमने अगर ये बात शेयर कर दी तो, और वो बहुत सारे हमने केसेस ऐसे देखे कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस केस में भी ये ज़रूरी हो जाता है। अगेन हम, अगला क्वेश्चन ही मेरा पेरेंटिंग पे है। तो एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो, सिंस वो आप अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है या हाउस होल्ड्स है या किसान है, तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की डेट में। वो चाहे किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो या किसी भी माहौल में बच्चा पढ़ रहा हो। तो उस बारे में थोड़ा सा। पेरेंटिंग एक बहुत आसान भी चीज़ है और सबसे डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि आप जिससे दुनिया में लाए हो उसे एक अच्छा इंसान बनाना, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसे बहुत परेशानी से नहीं, बड़े बच्चे के साथ कनेक्ट करते हुए उसे बचपन से बड़ा करना चाहिए। कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी ऐसे घर का है जो बहुत अमीर घर है या इतना ज़्यादा वहाँ संसाधन नहीं है, हर बच्चा अपने पेरेंट्स से टाइम और अटेंशन चाहता है। बहुत से क्या, लगभग सभी जो मैं, क्योंकि कई काउंसलिंग भी करती हूँ बहुत से बच्चों की, उनमें प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई कमियां वो अपने में जो महसूस करते हैं, वो सीधे पेरेंटिंग से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे उन्हें समय पे सिर्फ प्रेशर दिया गया, ये नहीं बताया गया कि अगर फेल हो गए या रिजेक्ट हो गए या फिर कहीं पे दिल टूट जाते हैं कई बार किसी रिलेशनशिप में, उससे डील कैसे करें। सिर्फ मार्क्स लेना, किसी इस इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए, ऐसी तुम्हारा सैलरी पैकेज वाली जॉब होनी चाहिए, इसके बजाय चीज़ को डील कैसे करो। और क्योंकि असफलताएं तो सबकी लाइफ में आती हैं। बहुत कम लोग होंगे जो पहले ही प्रयास में उन्हें वो मिल जाए जो वो चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस असफलता से, उस सेटबैक से डील करना बचपन से अगर सिखा दिया गया, अगर बच्चे की सिर्फ इम्प्रूवमेंट को भी सेलिब्रेट किया, सिर्फ ये नहीं कि वो फर्स्ट या सेकेंड आ रहा है तभी मैं सेलिब्रेट करूँगा, अगर उसने अपने किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई, चाहे वो एकेडमिक्स हो या कोई भी और कोई फील्ड, तो वो बच्चा जब उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो उसे फिर कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मतलब बात इसमें तो बहुत बात हो सकती है, तो मैंने थोड़ा सा इसकी जिस्ट बतानी चाहिए कि जब बच्चा इनकरेज फील करता है अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, या कई बार कुछ बच्चों में कुछ वो होती है, उनको लगता है कि उनमें कोई कमी है। जैसे मान लीजिए कोई किसी की हाइट कम है, या कोई, जैसे हमारा सोसाइटी है
कि हम कह देंगे कि अरे ये तो बहुत कितना गोरा है, ये तो उतना गोरा नहीं है, या फिर ये भाई तो पढ़ने में अच्छा है, दूसरा भाई ऐसे ही रह गया। ये जो कंपैरिजन्स, ये उसके माइंड में सेट हो जाते हैं कि शायद मैं कम हूँ। उसके बाद वो जीवन में चाहे कुछ पा भी ले, वो अपने आप को एक ना कंप्लीट पर्सनालिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। ये है पेरेंटिंग का जिम्मेदारी। एग्जैक्टली। अभी आपने बात करी मैम, एक क्वेश्चन याद आया कि बॉडी शेमिंग इज़ बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल नाउ। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग उसको ऐसे ले लेते हैं अब कि ये तो चलता है, चाहे हम मजाक कर रहे हैं या सामने वाले ने भी मजाक में ही लिया है, बट उसका वो एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। एग्जाम्पल लेते हम, एक शो आता है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, कपिल शर्मा शो। ठीक है, उस पर अगर आप देखो तो कोई उस पर कोई मोटा है, कोई फीमेल बन रही, कोई आपकी शक्ल की वो करते कि इसकी शक्ल ऐसी है, ये मोटी है, ये, तो लोग हंसते हैं उस बात पे, और वो उस पर बहुत रील्स बनते हैं, बहुत मीम्स बनते हैं कि, और वो न्यू नॉर्मल बन चुका है आज की डेट में। कोई छोटा है हाइट में, कोई लंबा है, तो उसको ये बोलना है, वो बोलना है, और वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे जुड़ चुका है हमारे साथ कि हमें लगता भी नहीं है कि ये गलत है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बॉडी शेमिंग को मैं कभी भी नॉर्मल नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी जिस तरह का है उसके ऊपर मजाक उड़ाना, एक होता है दोस्ती में आपस में, हम जैसे फ्रेंड्स में नहीं आपस में करते, वो एक अलग चीज़ है। दोस्ती में भी एक इतना ये हो चुकी है चीज़ें ना कि अगर सामने वाला भी उसको ऐसे ही ले रहा है कि आपसे वो भी मजाक करता है, आप भी मजाक करते हो, वो मैं तभी कह रही हूँ, दोस्ती एक अलग चीज़ है। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को बोल दिया, अरे मोटू, अरे तुम तो बिल्कुल तीली जैसे दिखते हो, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जिसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दोस्ती में कभी सो कॉल्ड ईगो हर्ट नहीं होती। Exactly. क्योंकि आप एक दूसरे को जज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप किसी को नीचा फील कराने के लिए या जानबूझ के उसको किसी के सामने छोटा दिखाने के लिए उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, वो इंसान गलत है जो ऐसा कर रहा है, और वो भी गलत है जो उसे सह रहा है। लर्न टू से नो एट द राइट टाइम कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसी से जुड़ा सवाल है मेरा कि पेरेंट्सिंग को लेकर भी आपने बात की बच्चों को, कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को। उसकी कैपेबिलिटी कुछ और है, आप कंपैरिजन करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा, अगर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ टॉपर के साथ, स्कूल का जो टॉपर है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन उस तरह से उससे रहेगी। अगर उससे कम मार्क्स आ गए या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो वो मैट नहीं कर पा रहा है, तो अननेसेसरी मैं उसको प्रेशराइज़ कर रहा हूँ वो चीज़ें करने के लिए, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी लेवल क्या है इसका, पढ़ने का, मार्क्स लाने का, या किसी और चीज़ों में इसका, क्योंकि हर एक इंसान की ना अपनी एक क्वालिटी उसके अंदर होती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? रंजीत जी, आप ना जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे आंसर्स आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी हैं। लेकिन लोग जी अथॉरिटी से सुनना चाहते हैं, तो अथॉरिटी नहीं, एक आम नागरिक की तरह, एक माँ की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह मेरे ये विचार हैं कि कंपैरिजन हमेशा से ही गलत है। सूर्य और चंद्र दोनों चमकते हैं अपने अपने समय पर, दोनों अपने एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते अपना। पेरेंट्स अगर बच्चों को शुरू से कंपैरिजन्स में डाल दें, चाहे वो उनकी आपस में करवाएं या बाहर वालों से कराएं, तो वो अपना, वही मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें बचपन से ही आपके माइंड में एक ट्रॉमा की तरह या फिर एक ऑब्सेशन की तरह पक जाती हैं कि आप कुछ भी अचीव कर ले, आप हमेशा अपने आप को कंपेयर ही करते रहोगे। क्योंकि हमेशा आप चाहे कुछ भी अचीव कर लें, आपसे बेटर कोई ना कोई आपको दिख ही जाएगा। सो आप कभी भी आप पूरी तरह से खुश नहीं होंगे फिर, अगर आपको कंपैरिजन्स की आदत हो सबकॉन्शियस में चली गई। तो इससे पहले कि बच्चे अपने आप को ठीक करना शुरू करें, मैं तो कहूँगी पहले पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह की उनको नोइंगली अननोइंगली वैल्यूज़ दे रहे हैं, या किस तरह के उनके अंदर कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। कई बार घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत से घरों में पेरेंट्स में आपस में किसी कारणवश शायद नहीं बनती, कई बार सेपरेटेड होते हैं पेरेंट्स। Exactly. तो वो सारा ब्लेम भी वो अननोइंगली बच्चे पे ही डाल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से सहन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, Exactly. अदरवाइज तो मेरी लाइफ बेटर होती, चली गई होती। वो बच्चा गिल्ट माइंडसेट के साथ बड़ा होता है Exactly. कि शायद मैं हूँ जिम्मेदार, जबकि इसमें उसका क्या क्या कसूर है उसमें। तो ये माहौल पे कहीं ना कहीं डिपेंड है
कि आपका घर का माहौल जी, कैसा है, जी। आपके पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है आपका बच्चा भी वही अडॉप्ट करेगा। आपको देख रहा है, वो आपके बोलने से नहीं समझेगा, वो आप जो आप कर रहे हो उसको एक्शंस देख जो रहा है है। आपके, बिल्कुल, वो सब नोटिस कर रहा सब था। नोटिस इवन करते हैं। छोटा बच्चा भी बिल्कुल। अभी 1 साल का भी अगर बच्चा है ना, वो भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है, और नोटिस। तो मैम आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने रिसेंटली देखा कि आप एक टूर पे गए थे बच्चों के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि थोड़ा-सा और भी लोग इससे एनकरेज हों। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पहल थी, है, जो सुखाश्रय है, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। उसमें जो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए उन्होंने बच्चों ने खुद उनसे आग्रह किया कि उन्हें क्योंकि सीएम साहब ने मेरे सामने की बातें दिवाली वाले दिन पूछा था कि कहीं घूमना चाहते हो? तो बच्चों ने कहा हमें गोवा जाना है। तो उन्होंने उन्हें कहा कि सब जाएँगे और 11th और 12th के सभी बच्चों के लिए फिर माननीय उपायुक्त शिमला ने पूरा प्लान तैयार किया और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि उन बच्चों को फिर मैं लेकर जाऊँ। और उन बच्चों का जो एक्सपीरियंस था और उनकी जो खुशी थी, वो वाक़ई मतलब मुझे अपने आप को मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। उन्हें हम दिल्ली लेकर गए, वहाँ पर जितनी प्रसिद्ध इमारतें हैं, साइंस म्यूज़ियम, उसके बाद फिर उन्हें आगरा लेकर गए और जो मेन उनका जो था बाय गोवा। एयर जाना, बाय एयर, ओके। जिसे हमने हाँ, वो भी सपनों पिक्चर्स की देखी। उड़ान कहा गया। वो भी और फिर उसके बाद पिक्चर्स जब देखी। उन्होंने गोवा जाकर समुद्र को देखा, तो ये बात ये नहीं थी कि सिर्फ घूमना था, बात ये थी कि हर एक स्टेप पर उनका कॉन्फिडेंस जिस तरह से बढ़ा, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। मैंने उनसे पूछा कि समुद्र को देख के क्या समझे? तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि लहरें चाहे कितनी ऊपर उठें या नीचे आएँ, अगर जज़्बा है किसी चीज़ से लड़ने का, तो आप बड़े बन के रहोगे। तो अगर ये जज़्बा अभी से है तो आप देखिएगा कि ये बच्चे क्या बनेंगे। तो इनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा बताएँ कि ये किस बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं? इनको कैसे पिक किया जाता है या कैसे कौन लोग इस पे इनको एडमिशन करते हैं? देखिए ये एक्चुअली डिपार्टमेंट तो ये विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है WCD, हुँ। उसके माध्यम से ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें चलाया अभी जाता है। कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं? मुझे एग्ज़ैक्टली नंबर पूरा नहीं मालूम रहेगा, जैसे मैंने कहा कि ये डिपार्टमेंट दूसरा है। दूसरा तो इसमें जो बच्चे कुछ तो वो जिनके माता-पिता नहीं हैं, नहीं है। कुछ ऐसे जिनके माता-पिता हैं या दोनों में से कोई एक है लेकिन वो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि फ़िलहाल वो उन्हें सपोर्ट कर सकें। और कोई भी ऐसे जो बच्चे जिनको जैसे जो कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की यदि कोई नहीं है तो स्टेट उनका ध्यान रखेगी और हर तरह से ध्यान रखा जाता है, उन्हें सारी सुविधाएँ दी जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा तो खुश रहें। और वो खुशी सबने देखी भी उनके चेहरों पे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार जा रहे हैं, इतना जी, वो कनेक्टेड तभी फ़ील कर मैंने रहे कहा, थे। ज़िंदगी में आत्मविश्वास से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं एग्ज़ैक्टली। होती और वो विश्वास उनको अपने ऊपर हो गया अब। और हमने देखा जब वो वापस भी आए, तो भी उनके लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया वो गया था। डीसी साहब डीसी की ओर साहब की से था। तरफ से, जी, और जी, डीसी जी। साहब ने भी उनकी भी स्पीच हमने सुनी, जी, उन्होंने भी बहुत एनकरेज करे इस हुँ, चीज़ को, एप्रिशिएट करा। बिल्कुल। एक्चुअली एप्रिसिएशन जो होती है ना, वो जी, काफ़ी कुछ आपके अंदर बूस्ट करती है, जी, एप्रिसिएशन। तो उनका भी इस चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद जी, जी, करेंगे कि बहुत बिल्कुल। अच्छे इनिशिएटिव जो लिए जा हुँ, रहे हैं हिमाचल के अंदर। बहुत सारी कमियाँ भी होंगी, बहुत सारी कमियाँ भी है अभी प्रदेश के अंदर। हम देखें ट्रैफ़िक को लेके सबसे बड़ी कमी जो हिमाचल के अंदर आती है। अ, त्योहारों में तो आप मान के चलो कि आपको शिमला में 2 घंटे एक्स्ट्रा लेने चलने पड़ेंगे। आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, कुफरी से इस तरफ या मशोबरा की तरफ या शोकी की तरफ। तो इस बारे में थोड़ा-सा कमेंट क्या करेंगे? क्योंकि हमने देखा अभी बहुत सारी टनल्स का निर्माण हुआ है, 4 लेन्स जा रही है। उस पे भी दिक्कतें ये आ रही है कि जगह-जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे अभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जहाँ तक ट्रैफ़िक समस्या का सवाल है, अब फिर से बात वही आ गई कि गाड़ियों की संख्या भी तो बहुत बढ़ गई है। हिल्स का जो रोड्स हैं वो अलग तरह के होते हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते। तो इसमें तो मेरी बेसिकली सरकार से ज़्यादा सिटीज़न से अपील है एक तरह से कि हर कहीं सड़क पे गाड़ियाँ जो खड़ी करके हम चले जाते हैं। शिमला में तो पार्किंग भी एक जी, समस्या है। नहीं पार्किंग भी और
बिना देखे कि किसी दूसरे को असुविधा तो नहीं होगी, या फिर बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके उतर के कहीं चले गए, पीछे फिर एक लंबी लाइन लगती चली जाती है। तो इसमें वही कहूंगी, इट्स मोर अबाउट सिविक सेंस, कि जितना हम रेगुलेट खुद को करेंगे, क्योंकि आप देखिए सरकार क्या है, हम लोग मिलजुल कर ही तो सरकार है, हर एक नागरिक उसका हिस्सा है, एक लोकतंत्र है, सब मिलकर बनाते हैं। तो आप ये तो मान ही नहीं सकते कि सरकार बना दी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कोई भी नियम तो सिर्फ एक कागज पे लिखी हुई लकीर है, उसे जीवंत तो लोग खुद करते हैं। तो जो वो चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की हो या ड्रग्स की हो या किसी चीज की भी हो, सबसे पहले जिम्मेदारी हर एक नागरिक की पहले खुद की है। उसके बाद जब अपने, हर एक इंसान हमेशा ये सोचता है मेरे अकेले करने से क्या होगा, लेकिन जिस दिन सोच ये हो गई कि मैं कम से कम अपना काम सही से करूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा लूं, कैसे ही चीजें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल मैम। तो मैम आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि यूथ को लेके अगेन, क्योंकि हम देख रहे हैं हिमाचल में चिट्टा जो एडिक्शन है यूथ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने अभी आज से अगर 8-10 साल पीछे चले जाए तो इस बारे में कोई केसेस भी नहीं थे इतने, और हम लकीली उस जनरेशन से आते हैं कि उस वक्त उतना नशा इस चीज़ में नहीं था। लेकिन अब तो इसको उड़ता पंजाब की एक डेफिनेशन दी जाती है हिमाचल को। इतने गांव-गांव में केसेस हमने देखे, मेरे खुद के गांव में भी केसेस इसके रहे हैं, और बहुत सारे जो उजागर होते भी है वो कुछ एक कोई 10 ग्राम पकड़े गए, 15 ग्राम पकड़े गए, जो खेप जो मोस्टली जिसके पीछे का जो गोडाउन है जहाँ से ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि बॉर्डर्स तो वैसे भी हमारे अंडर ही आते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इस पे काफ़ी वो रहता है। इस बारे में थोड़ा सा बताएं मैम। आप अगर ध्यान दें तो लगभग हर रोज चिट्टा सप्लाई करने वालों को पकड़ा जाता है, हर रोज। कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा अगर आप किसी न्यूज में या किसी न्यूज़पेपर में ये चीज ना देखें कि इतने लोगों को इतना ग्राम या इतने किलो लेकर पकड़ा गया। जहां तक ड्रग एडिक्शन की बात है, ये मेरा पर्सनल भी और हर तरह से मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी चीज की सप्लाई को सरकार या प्रशासन या पुलिस चेक कर सकती है, जब तक उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं से लोग ढूंढ ही लेते हैं। डिमांड कैसे खत्म की जाए? डिमांड खत्म होगी जब हर एक जागरूक होगा कि नहीं, मुझे नहीं पड़ना है इस चीज में। आपको कोई जबरदस्ती एडिक्शन में नहीं डाल सकता। चाहे आप ये कहें कि मैंने तो बस एक बार बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ट्राई कर लिया, वो तो ये मत करिए। ऐसी क्या क्यूरियोसिटी कि खुद को आपने गलत दिशा में ही लेके जाना। वो आएगी पेरेंटिंग से, फिर से वही बात, पेरेंटिंग से। हमारी आपस में सोसाइटी की जो एक्चुअली जो कहते हैं कि जिम्मेदारी, अगर मैं देख रही हूँ कि सामने कोई किसी का बच्चा ऐसी लत में पड़ रहा है और मैं सिर्फ उसे अनदेखा कर दूं कि मुझे क्या, तो फिर मैं हम भी तो उतनी खुश ही होते हैं, जिम्मेदार हूं। पड़ोस में अगर ऐसा हो तो हम खुश होते हैं कि देखो इसका बच्चा तो फिर आप वही ऐसे करे, बताइए, तो तो फिर वो सिविक वही बात आ ये तो जाती है सबकी फिर। जिम्मेदारी। हाँ जी। तो इसमें मैम एक चीज ये भी होती है कि जो ये ड्रग्स, जैसे आपने कहा कि एक बार ट्राई कर लिया, ये कर लिया, तो उसके बाद वो एडिक्टेड हो जाता है। उसके बाद वो हेल्पलेस है, वो उस चीज से अगर बाहर भी आना चाह रहा है, रिहैब में भी जाता है, उसके बावजूद भी उस पे जो तलब जो इसकी लगती है, क्योंकि इस नशे को इसलिए ही इतना खराब माना गया है एज कम्पेयर टू अदर जो ड्रग्स यूज होते हैं, जैसे शराब हो उतर तो जाती है मॉर्निंग में, लेकिन इसको जो पेशेंट जो इस चीज का है उसको भी टेक केयर करना, हैंडल करना एक तरह से आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये नहीं कि उस पर गुस्सा कर दिया, ये कर दिया। उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जहां तक ये जो एडिक्शन है, डेफिनेटली बहुत ऐसी एडिक्शन है कि लोग ना फिर छोड़ नहीं पाते। फिर भी ऐसा कुछ नहीं कि अगर गलती से या किसी के बहकावे में आकर इसमें पड़ गया तो इससे निकल नहीं सकता। एक विल पावर की बात है, फिर से फैमिली सपोर्ट की बात है। ज्यादातर बच्चे वही पेरेंट्स से डर जाते कि उन्हें पता लग गया तो फिर क्या होगा, और पेरेंट्स उस तरह के जो डिनाइल में रहते कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। इस वजह से वो जो एक टाइम है ना जब वो ठीक हो सकता है, वो निकल जाता है। एग्जैक्टली। तो बच्चे को विश्वास दीजिए ना कि अगर वो गलती से किसी चीज का शिकार हो गया है, किसी आदत आदि हो गया है, तो उसको इतना विश्वास जरूर दें कि वो आपको अप्रोच करके इस तरह से अप्रोच करे कि गुस्सा चलिए बाद में कर लीजिएगा, पहले उसकी हेल्प तो करो। बात सिर्फ ड्रग्स की नहीं होती। अगर आप देखिए बच्चा किसी और भी तरह से अगर अब्यूज या मोलेस्ट हो रहा है, वो अपने घर में ही छुपाता है बातें कि मम्मी पापा को ना पता लगे, कि जो आपके सबसे बड़े वेलविशर है उनसे ही बातें छुपाई जाती हैं। तभी तो लोग समस्या को में पड़ते ही चले जाते, उससे निकल ही नहीं पाते। तो क्यों नहीं वो विश्वास घर की ओर से?
कहीं ना कहीं बात फिर से पेरेंटिंग पे आ जाती है, जी। क्योंकि गैप, अगर आपने कम्युनिकेशन गैप है बच्चे और आज के पेरेंट्स एपिसोड को पेरेंटिंग एपिसोड ही क्यों ना बना। क्योंकि जी। सच में ये है भी एक और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं सिर्फ सो कॉल्ड ज्ञान देना चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि वेरी प्राउडली आई कैन से कि आई अचीव दैट थिंग कि मैंने वो, आप अगर बच्चों से मिलेंगे, मेरे बिटिया या बेटे से, तो आपको वो चीज़ दिखेगी उनमें कि उन्हें खुद मालूम है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी नहीं है। उन्हें भी मिली होंगी बहुत सी कई बार प्रलोभन कि ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं है, लेकिन नहीं, उनको वो विश्वास था कि हम अगर मम्मा या पापा को कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम दे रहा है या हम किसी प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, तो वो सही समय पे हमें उससे निकाल देंगे। ये है ज़रूर। तो ये भी कहीं ना कहीं अगेन पेरेंटिंग अगेन का ही पेरेंटिंग, नतीजा यस। तो सब मिला के जी। पेरेंट्स पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगेन वो जो टीन एज होती है, उस टीन एज में आप बच्चे को किस दिशा में धकेल रहे हो, ये आप पे डिपेंड इवन मैं बच्चों से भी यही कहूंगी कि जरूरी नहीं कि हमेशा पेरेंट्स ही गलत हो। आप भी देखिए, आप भी कितना उनकी बात को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। उनसे बात करिए जरूर। अगर वो नहीं आप पे ध्यान दे पा रहे, आप पहल कर लीजिए। आप कहिए कि हाँ, ये मेरी लाइफ में मेरा एम्बिशन है या मेरा सपना है, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप इसमें मेरी हेल्प करो। कई बार बोलने से भी चीजें आसान हो जाती। बहुत खूब। जैसे मैम ने कहा कि कम्युनिकेशन इज द की, वो किसी भी वे में हो किसी सकती है। भी अगर way में पेरेंट्स इनिशिएट नहीं कर रहे तो आप कर लो, आप बिल्कुल। इनिशिएट कर लो, क्योंकि इवेंचुअली ये मामला जो है खराब आपकी होने लाइफ से का, पहले हाँ, बिल्कुल। इसको क्योर किया जा जी। सकता है। तो मैम आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप सोशल मीडिया पे संडे टॉक्स आपका आता है, ठीक है, उस पर अलग अलग तरह के आपके टॉपिक्स रहते हैं। मैं एक आपका वीडियो देख रहा था कोविड के टाइम का, तो कोविड के टाइम पे आपने एक मास्क पहन के वीडियो बनाया, फिर मास्क उतारा कि अभी आसपास कोई नहीं है, तो मैं वो देख रहा था। तो इससे क्वेश्चन ये रेज होता है कि वी ह्यूमन बीइंग एक टाइम ऐसा होता है कि एक प्राउड में जी रहे होते हैं। पहले तो एक धरती के अंदर एक छोटे से जिसमें हम रहते हैं, तो एक प्राउड होता है, एक डेजिग्नेशन का प्राउड हो गया, अपनी कास्ट का प्राउड हो गया, अपने रिलीजन का प्राउड हो गया। और इवेंचुअली जब कोविड का वो टाइम आया, लोग ऑक्सीजन तक के लिए तरस रहे थे। तो उस बात को थोड़ा सा दर्शकों को बताए कि आपको यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि एक ना एक दिन सबको जाना है, और ये जो हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ड्स में जो हम खो जाते हैं, इससे हम एक लिमिट में अटैचमेंट रखें। बात प्राइड की नहीं होती, बात होती है सम्मान करना हर चीज का, हर चीज की वैल्यू जानना, ग्रेटफुल होना। हम उन चीजों के ग्रेटफुल नहीं होते जो हमारे आसपास है। आपने जो, अगर आप मेरे संडे टॉक्स देखे, मैंने बहुत बार ग्रेटिट्यूड पे बात की कि हम सिर्फ ये देखते रहते हैं कि क्या नहीं है। हम वो एक पूरे सफेद कागज पे एक जो काला डॉट है, उस डॉट को ही देखते रह जाते हैं। ये नहीं देखते कि कितनी वास्ट चीजें, कितनी ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी है। कोविड ने हमें ये सिखाया था, और पता नहीं कितनों ने वो लेसन याद रखा, कि जिन चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया था, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि घूमने की आजादी, क्योंकि तब सब कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया था, उस चीज के लिए पहले उस चीज की कद्र जाने। जो चीज है उसकी कद्र जानोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और अगर हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखते, या जिस चीज को हमने जिया है उससे कुछ नहीं सीखते, तो फिर हम वहीं पे रह जाएंगे जहाँ पे बैठकर सिर्फ क्रिप करेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं। मैम वैसे तो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, कि फिर भी जब आपको थोड़ा समय मिलता है अपने लिए, तो आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हो? मतलब एक तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को अच्छे-अच्छे मैसेजेस देते हो, इसके अलावा 5 मिनट निकालती हूँ मैं सोशल मीडिया टॉक, मेरी 5 मिनट से इसके ज्यादा अलावा नहीं। जरूर और उसके बाद मैं वैलिडेशन समहाउ सीख नहीं की कभी। बहुत बार मुझसे बहुत लोगों ने पूछा ये बात कि आपके फॉलोअर्स कम नहीं है आपकी टॉक्स के हिसाब से। मैंने कहा मैंने कभी ध्यान ही नहीं मुझे भी दिया, लगा ये चीज मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात। लोग एक्चुअली इस चीज से भी बहुत जज करते हैं कि अगर आपके, क्योंकि हमारा जब हमने मेरा ध्यान नहीं जाता उस बात पे। हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया, जब हमने इनवाइट भेजने शुरू किए लोगों को, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन आता था उनका, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अच्छा। क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पे अगर आएंगे तो वो चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें देखें। अगर आपकी बात में दम है, आपके कंटेंट अच्छे हैं, आप सच में कुछ ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, तो लोग देखेंगे, वो चाहे रॉ पेज हो, वो चाहे जिसके मिलियन फॉलोअर्स हो। तो ये हमारी पहल भी यही थी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली मैम। और दूसरी चीज हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मैम इतने हम्बल है कि
विदाउट एनी जिसे कहते हैं कि हमने कोई प्रोटोकॉल के जरिए नहीं गए इन तक, एक डायरेक्टली इनसे बात हुई और मैम ने हमें समय दिया इन स्पाइट ऑफ हर बिजी शेड्यूल। तो इसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल मैम I'm कि grateful. आप Thank you. हमारे शो पे आए। और दूसरा, एक अंत में हम अब पॉडकास्ट को कंक्लूड करने जा रहे हैं कि एक आपका मैसेज पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, क्या किसी भी विषय पे आप कुछ मैसेज देना चाहो हमारे युवाओं को या हमारे पेरेंट्स को या हमारे बच्चों को? मैसेज तो मेरा मैसेज क्या, एक अपील ही होगी कि एक बार जिंदगी मिलती है, खुल के जियो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और उसको पूरा करने के लिए फिर जो मेहनत लगती है उससे मत डरना, कभी ना कभी पीछे हटना। बाधाएं आएंगी, बहुत सी असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हर एक फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाना और सक्सेस, जिसे सो कॉल्ड सक्सेस कहा जाता है, खुद चलकर आएगी आप तक। और कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और हौसला तो सब में है और होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ आज थे HAS ज्योति राणा जी, और हम एक और भी अपील आपसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहेंगे कि कोई भी कार्य करने से पहले एक बार आप ज़रूर अपने पेरेंट्स की राय ले लें। अगर बच्चे हैं तो एक पेरेंट्स की राय ज़रूर ले, या अगर आप कोई भी नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं तो आप एक बार उसके फैक्ट चेक ज़रूर चेक कर लें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।